बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, मैमल्स वाले चैप्टर का दूसरा लेक्चर, डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स। तो ये छोटा सा लेक्चर है और इसके अंदर हम मैमल्स के जितने भी ग्रुप्स हैं इनका थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जनरली, क्योंकि ये वही चीज़ है जिसकी डिटेल हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स, मैमल्स के जो स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, वो सारे कैरेक्टर्स जिसकी बेस पे अगर किसी एनिमल में ये कैरेक्टर प्रेजेंट हैं तो वो एनिमल मैमल है। ये कैरेक्टर्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर, मेमरी ग्लैंड्स, स्पेशलाइज्ड टीथ यानी कि हेट्रोडोंटेंटिशन, मुंह के अंदर एक से ज़्यादा तरह के दांत होना जो कि अलग-अलग फंक्शंस के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। मिडल ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स होना जिनको हैमर, एनविल और स्टिरप कहा जाता है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट टेबल के अंदर भी आएंगी। तो ये सारे करेक्टर मॉडर्न मेंबर्स ऑफ क्लास मैमेलिया को शो करते हैं। लैटिन वर्ड मैमा मींस ब्रेस्ट, वो ऑर्गन जहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स पे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इनका स्ट्रक्चर आगे आएगा, उसके हम जब मैमल की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो मेमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर भी जिस तरह से लंग्स के अंदर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर भी जो यूनिट्स होते हैं उनको भी एल्वियोलाई कहा जाता है। इनकी शेप लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई के साथ सिमिलर होती है। तो शुरू वाले मैमल्स के अंदर ये ऊपर मेंशन करता करेक्टरिस्टिक्स किस हद तक डेवलप थे और कितने पाए जाते थे, इसको अब डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व शुदा कोई भी पुराने मैमल का स्केल्टन अभी तक हमें नहीं मिला। तो इंशाल्लाह जैसे मिलेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि शुरू वाले मैमल्स के अंदर इनमें से कौन कौन से करेक्टर्स किस हद तक पाए जाते थे। तो मैमल्स के अंदर क्लास मैमेलिया और इसकी सब क्लासेस कितनी और कौन सी बनेंगी, इसके ऊपर जोलॉजिस्ट के अंदर कंट्रोवर्सी पाई जाती है और ये इसके ऊपर डिसएग्री करते हैं। बहुत सारे जोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि मिड क्रीटेशियस पीरियड यानी कि आज से तकरीबन 13 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले मैमल्स को दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रोटोथीरिया और थीरिया। तो ये वाली जो फिगर है, इससे पहले वाली जो फिगर है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, इस तरह की है। तो यहाँ से लीनिएज शुरू हो रही है। सबसे नीचे वाला करेक्टर है सिनेप्सिड स्कल जो कि मैमल्स के अंदर पाई जाती है। ये वाला ग्रुप है, इसके साथ डैगर बना हुआ है या क्रॉस बना हुआ है। ये सियानोडोंट्स हैं जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किए, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इससे यहाँ पर आकर इस लीनिएज के अंदर जो पहला करेक्टर ऐड हुआ सिनेप्सिड स्कल के बाद, जो पहला करेक्टर ऐड हुआ इसके अंदर जो पैलेट है यानी कि तालू की हड्डी, इसके करेक्टर नए आए। लोअर जॉ नीचे वाला जबड़ा, इसके करेक्टर। रिब्स और पेक्टोरल गिर्डल यानी कि वो बोन्स का स्ट्रक्चर जिसके साथ बाजू लगे होते हैं, इन सभी बोन्स के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आए। अगला डिफरेंस, हेयर एंड मेमरी ग्लैंड। तो बोन्स के अंदर जो करेक्टर आए मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। और सबसे पहले पैलेट के अंदर ये वाला करेक्टर आया कि पैलेट की जो बोन है ये आर्च यानी कि ऊपर को उठी हुई होती है। दूसरा, नीचे वाला जो जबड़ा है ये आगे से यू शेप होता है और एक सिंगल बोन के ऊपर मुश्तमिल होता है। आपको याद होगा आपने रेप्टाइल्स के अंदर पढ़ा था, लाइक स्नेक्स के अंदर उनका नीचे वाला जबड़ा दो अलग-अलग बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि आपस में आगे से अटैच्ड नहीं होते।
लेकिन मैमल्स के अंदर नीचे वाला जबड़ा एक सिंगल यू शेप की हड्डी के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो रिब्स हैं, रिब्स की शेप और पोजीशन के अंदर फ़र्क आता है। रिब केज का स्ट्रक्चर इनमें डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल चैम्बर या थोरेसिक चैम्बर दो हिस्सों को अलग-अलग कर दिया गया। थोरेसिक कैविटी के अंदर दिल, फेफड़े वगैरह, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का सामान। और पेक्टोरल गिडल के अंदर चेंज आया, क्योंकि जब हमने सियानोडोंट पढ़े थे पीछे, उसके अंदर हमने इसके करैक्टर्स में ये करैक्टर पढ़ा था कि इनकी जो पिछली टांगें थी वो तो बॉडी के नीचे से निकलती थी, यानी कि पेल्विक गिडल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी चेंज था। लेकिन पेक्टोरल गिडल यानी कि जो इनकी अगली वाली टांगें थी वो बॉडी की साइड से निकलती थी। तो यहाँ पर आकर जब चेंज आया तो इनकी चारों टांगें, यानी कि पेल्विक गिडल और पिछली दो टांगें, पेक्टोरल गिडल और अगली दो टांगें, ये चारों टांगों की पोजीशन चेंज होकर बॉडी की साइड्स की बजाय बॉडी के नीचे चली गई। नेक्स्ट हेयर ऐड हुए और मेमरी ग्लैंड ऐड हुए। तो इसके साथ जो ग्रुप बनता है ये था प्रोटोथीरिया, इसके साथ क्रॉस बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक्सटिंक्ट मैमल्स हैं जो कि पुराने ज़माने के अंदर पाए जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पहले। ठीक है, तो ये दो लाइंस जा रही हैं प्रोटोथीरिया तक, मतलब कि प्रोटोथीरिया के दो बड़े ग्रुप्स थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए। और ये है इसका दूसरा ग्रुप, क्लास मेमेलिया, सब क्लास थीरिया, और उसके बाद तीन इंफ्रा क्लासेस, क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लासेस, पहली, दूसरी, तीसरी। फिर सुने, क्लास मेमेलिया, सब क्लास थीरिया और इंफ्रा क्लास और निथोडेल्फिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, इसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो टोटली बात ये हो रही है कि जोलॉजिस्ट क्लास मेमेलिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक प्रोटोथीरिया जिसके सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दूसरी थीरिया, क्लास मेमेलिया, सब क्लास थीरिया, सब क्लास से नीचे वाला लेवल इंफ्रा क्लास। तो इंफ्रा क्लासेस तीन है, इंफ्रा क्लास और नीथोडेल्फिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, इंफ्रा क्लास यूथीरिया। तो ऑर्निथोडेल्फिया के अंदर यहाँ पे कुछ करेक्टर्स ऐड हुए कि मिडल ईयर के अंदर तीन बोन्स बने। उसके बाद नियोपैलम यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला रीजन साइज़ के अंदर बड़ा हो गया, ब्रेन का हिस्सा होता है। वर्टिब्री और लॉन्ग बोन्स की करेक्टरिस्टिक्स और शेप चेंज हो गई। इन करेक्टर्स के साथ जो ग्रुप बना उस ग्रुप का नाम है ऑर्निथोडेल्फिया। ये पुराने ज़माने के मैमल हैं जिनमें डक बिल प्लेटिपस वगैरह आता है ना, ये उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट चेंज जो आया, इनके अंदर एग शेल वाला काम ख़त्म हो गया। ब्रेन केस की, मतलब कि स्कल की जो बोन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ और इनके अंदर ईयर्स का स्ट्रक्चर बना। इनके अंदर और निथोडेल्फिया डक बिल प्लेटिपस के अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, वो अब यहाँ पे बनने शुरू हो गए। तो इन चेंजेस के साथ के अंडे का शेल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, स्कल की शेप चेंज हुई और ईयर बन गए। इसके साथ जो ग्रुप बनता है इनको कहा जाता है मेटाथीरिया, जिसके अंदर मार्सूपियल आते हैं, यानी कि कैंगरू वगैरह। उसके बाद अगला करेक्टर ऐड हुआ प्लेसेंटा, जो कि एक तरह का न्यूट्रिटिव एंड स्पोर्टिव टिश्यू है। इसके ज़रिए डेवलपिंग बेबी को नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। और दूसरा गेस्टेशन पीरियड यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का दौरानिया लंबा हो गया। मेटाथीरिया के अंदर आपने पढ़ा था कि कैंगरू वगैरह के अंदर गेस्टेशन का पीरियड शॉर्ट होता है और प्लेसेंटा प्रिमिटिव टाइप होता है, जबकि यूथीरिया के अंदर प्लेसेंटा डेवलप एडवांस टाइप होता है, गेस्टेशन का पीरियड लंबा होता है। कैंगरू के बच्चे जब पैदा होते हैं तो साइज़ के अंदर बहुत छोटे और अंडर डेवलप्ड होते हैं और 30-40 दिन के बाद बस पैदा हो जाते हैं। इसके बरक्स यूथीरिया यानी कि ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर गेस्टेशन का दौरानिया लंबा होता है। ये हर स्पीशीज़ के अंदर अलग-अलग है। जिस तरह से इंसान के अंदर ये 9 मंथ्स है, एलिफेंट के अंदर 22 मंथ्स है। लेकिन बेबी जब पैदा होते हैं तो वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं और बहुत छोटे से साइज़ के नहीं होते। उनके सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरह से बने हुए होते हैं। ठीक, तो ये क्लास में मिल गया और उसकी जो सब क्लासेस हैं इनका ओवरव्यू।
तो अनटिल रिसेंटली मोनोट्रीम्स यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एकिडना वाला जो ग्रुप था, इनको सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंदर रखा जाता था। ग्रीक वर्ड प्रोटोस का मतलब होता है पहले, इब्तदाई। थीरियन का मतलब होता है जंगली जानवर, वैशी, चौपाया, चार पाँव वाला। तो रिसेंट फॉसिल एविडेंस से ये पता चला कि जो मोनोट्रीम्स के अंदर डेंटिशन यानी कि उनके जो दांत हैं, ये सब क्लास थीरिया की तरह के होते हैं। इस वजह से इनको प्रोटोथीरिया से उठाया और इनको थीरिया के अंदर रख दिया गया। इसलिए प्रोटोथीरिया के अंदर अब कोई भी लिविंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रोटोथीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, जबकि जितने भी ज़िंदा मैमल्स हैं वो सारे के सारे सब क्लास थीरिया के अंदर आते हैं। इस चीज़ की बात हो रही है क्लास मेमेलिया की, जो सब क्लास प्रोटोथीरिया है, इसके अंदर अब कोई भी लिविंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पहले मतलब कि कुछ अर्सा पहले जो ऑर्निथोडेल्फी वाला ग्रुप है, इनको प्रोटोथीरिया में रखा जाता था। बाद में इनको यहाँ से उठा के थीरिया के अंदर रख दिया गया। थीरिया के अंदर अब 3 इंफ्रा क्लासेस हैं, तीनों में लिविंग स्पीशीज़ हैं। मतलब ये मैमल्स हैं सारे जो भी ज़िंदा सलामत पाए जाते हैं। और प्रोटोथीरिया के अंदर सिर्फ वो हैं जो कि आज से बहुत अरसा पहले, लाखों करोड़ों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो सब क्लास थीरिया, इसको 3 इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। और ये 3 इंफ्रा क्लासेस मतलब कि इसके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन हुई थी और एक से 3 इंफ्रा क्लासेस बनी थी, ये क्रिटेशियस पीरियड के एंड पे आके बनी थी। इंफ्रा क्लास और नीथोडेल्फिया, ग्रीक वर्ड ऑर्निस का मतलब होता है बर्ड, डेल्फिया का मतलब होता है बर्थ प्लेस, पैदा होने की जगह। इसके अंदर मोनोट्रीम्स आते हैं। तो ग्रीक वर्ड मोनोस का मतलब होता है वन, ट्रीमा का मतलब ओपनिंग, मीन्स वन ओपनिंग। इस नेम का मतलब ये है कि ये इनके करेक्टर को शो करता है। मोनोट्रीम्स के अंदर बाकी मैमल्स के बरक्स क्लोएका पाया जाता है, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर जो लास्ट ओपनिंग है उसको क्लोएका कहा जाता है। क्लोएका मैमेलियन करेक्टर नहीं है, मॉडर्न मैमल्स के अंदर ये नहीं होता। ये हमने पढ़ा था बर्ड्स के अंदर, उससे पहले रेप्टाइल्स के अंदर। यानी कि क्लोएका एक शेयर्ड ओपनिंग होती है, उसी से डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कहा जाता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स वो वाले, और तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोडक्ट्स भी उसी ओपनिंग से गुजरते हैं। यानी कि एक ही रास्ता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सिंगल है। जबकि जो बाकी डेवलप्ड मैमल्स हैं या मॉडर्न मैमल्स हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का आउटलेट अलहदा है, एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम का आउटलेट अलहदा है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटलेट अलहदा है। किसी भी स्टेज के ऊपर रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट डाइजेस्टिव या यूरिनरी प्रोडक्ट्स के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो और एक डिफरेंस और भी है कि बाकी मैमल्स के बरक्स जो कि मोनोड्रीम्स होते हैं, ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। मोनोड्रीम्स की टोटल 6 स्पीशीज़ होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाई जाती हैं। ये दोनों कंट्रीज़ हैं। तो जैसे कि आपके सामने इसकी कुछ एग्जांपल्स बनी हुई हैं, इसके अंदर से जो ए है मतलब कि टॉप लेफ़्ट, ये है इंफ्रा क्लास और ऑर्निथोडेल्फिया। जो एनिमल इसमें बना हुआ है इसको डक बिल्ड प्लेटिपस कहा जाता है। बी, जिसके अंदर एक ब्लैक सा रैट लाइक एनिमल है बॉटम लेफ्ट पे, इसको एकिडना या स्पाइनी एंट ईटर कहा जाता है। थर्ड इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया के अंदर से कोआला, इसको कोआला बियर भी कहते हैं, जो कि यूक्लिप्टस यानी कि सफ़ेदे के दरख्तों के पत्ते खा रहा है। इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, ग्रीक वर्ड मेटा का मतलब होता है आफ्टर, बाद में आने वाला। इसके अंदर मार्सूपियल मैमल्स आते हैं। मार्सूपियल मैमल वो जिनके पेट के ऊपर एक पाउच या थैली होती है, जिसको मार्सूपियम कहा जाता है, जिसके अंदर उनके बच्चे रहते हैं। तो ये विवी पैरस होते हैं, मतलब बच्चे देने वाले मैमल हैं, लेकिन इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है। मतलब इसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो साइज़ के अंदर बहुत छोटे, चिड़िया के बच्चे जितने,
और बिल्कुल वैसे ही मतलब आंखें बांध, बॉडी के ऊपर हेयर वगैरह कोई नहीं और अंडर डेवलप्ड होता है। तो एक प्रोटेक्टिव पाउच जिसको मार्सूपियम कहा जाता है वो फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर, इसके पेट के ऊपर लगा होता है। यानी कि फ़ीमेल के मेमरी ग्लैंड्स इसकी थैली के अंदर होते हैं। तो यंग वंस क्रॉल करके इसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पे ये दूध पीते रहते हैं और अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो मार्सूपियल्स की तकरीबन 250 स्पीशीज़ होती हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन और कुछ अमेरिकाज़ यानी कि बर्रे आज़म नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे एक बड़ी कंट्री यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और उसके आसपास कुछ छोटी दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। तो मार्सूपियल्स के अंदर से जो लेफ़्ट वाली पिक्चर है ये ओपोसम है, उसके साथ उसके बच्चे हैं, ये भी पाउच वाला एनिमल है। और जो राइट वाली पिक्चर है ये ओपोसम के पेट पे लगी हुई थैली के अंदर की पिक्चर है, जिसमें इसके बच्चे मतलब कि अभी ये डेवलप नहीं हुए, छोटे साइज़ के हैं, इसकी थैली के अंदर दूध पी रहे हैं। तो जब ये पैदा होते हैं तो उस वक्त इस तरह के छोटे होते हैं, इनके ऊपर हेयर नहीं है, इनकी आंखें बंद हैं और ये बहुत छोटे साइज़ के हैं। तो ये थैली के अंदर ही रहते हैं, दूध पीते रहते हैं और कुछ महीने के अंदर ये बड़े हो जाते हैं। तो फिर ये इस तरह से इस साइज़ के हो जाते हैं। तो थीरिया की जो दूसरी उसके बाद अगली इंफ्रा क्लास है, तीसरी बनती है, उसको यू थीरिया कहा जाता है। ग्रीक वर्ड यू का मतलब होता है ट्रू। तो इनको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है या मॉडर्न मैमल्स भी कहा जाता है। तो जब ये पैदा होते हैं तो ये डेवलपमेंट की एडवांस स्टेज के ऊपर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी कम्प्लीटली डेवलप्ड होती है, अच्छे खासे बड़े साइज़ के बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं और उनके सभी सिस्टम ठीक से बने होते हैं। तो ये अपनी सारी डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर ही कंप्लीट करके फिर ही बाहर आते हैं। तो मदर और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके दोनों की बॉडीज़ के दरमियान में एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के लिए एक कनेक्शन होता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, जो कि मदर और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जिसको फीटस कहा जाता है इन दोनों के टिश्यूज़ के मिलने से बनता है। तो यूथेरियंस की 3800 स्पीशीज़ हैं जिनको 17 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर इनके ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा है क्योंकि वो एक ऑर्डर को फर्दर 2 या 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। बहरहाल इसके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए हैं, इतने ही होते हैं, कोई एक ऐसा भी नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। टॉप लेफ़्ट के ऊपर जो एनिमल, इसको जाइंट एंट ईटर कहा जाता है। इसके मुंह में दांत नहीं होते, लंबी ट्यूब की तरह की इसकी ज़बान होती है जिससे चूंटियाँ वगैरह पकड़ के खाते हैं। तो इनके 4 लिम्स यानी कि इनकी जो अगली टांगें होती हैं ये बड़ी पावरफुल होती हैं, उनके आगे लंबे लंबे नाखून भी होते हैं जिससे ये जो चूंटियों के बिल होते हैं या मतलब कि जो जंगली चूंटियाँ होती हैं ये एक मिट्टी की पहाड़ी सी बना के उसके अंदर रहते हैं। तो ये उसको खोद के उसमें सुराख करते हैं और अपनी लंबी सी ज़बान उसके अंदर डालते हैं जो कि वो मेंढक या गिरगिट की ज़बान की तरह से ऊपर से चिपचिपी होती है। तो चूंटियाँ उसके साथ चिपक जाती हैं और उनको ये खाना शुरू कर देते हैं। राइट साइड के ऊपर जो बी वाली डायग्राम के अंदर एनिमल है इसको आर्माडिलो कहा जाता है। अमेरिकन रीजन के अंदर पाया जाने वाला हर्बीवोरस एनिमल है, कुछ कहता नहीं है, प्लांट वगैरह खाता है और इसको छेड़ा जाए तो गोल हो जाता है और इसकी बॉडी के ऊपर सख्त वाली प्लेट्स की कवरिंग होती है जिसकी वजह से इस पर छोटे कैलिबर की गोली भी चलाई जाए तो असर नहीं होता बल्कि गोली से टकरा के पलट जाती है। और ये ऑर्डर कॉर्निवोरा की एक एग्जांपल है, इसको आर्कटिक फॉक्स कहा जाता है यानी कि बर्फ़ानी लोमड़ी। तो इस वक्त बर्फ़ानी लोमड़ी के ऊपर जो वाइट और लाइट ग्रे कलर के हेयर हैं ये इसके सर्दियों वाले हेयर हैं और जब ये गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त इसका कलर फिर से बदल जाता है, मतलब इसके सर्दियों वाले बाल गिर जाते हैं, इसके गर्मियों वाले बाल निकल आते हैं। अब सर्दियों में चूँकि चारों तरफ बर्फ़ होती है तो बर्फ़ के साथ कैमोफ्लेज होने के लिए, ताकि ये छुप के शिकार कर सके, इसका कलर वाइट हो जाता है।
गर्मियों के अंदर जब बर्फ़ पिघल जाती है, नीचे से मिट्टी निकल आती है और पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, तब इसका कलर येलोइश ब्राउन हो जाता है, ताकि ये अपने इन्वायरमेंट के अंदर मर्ज कर सके, कैमोफ्लाज हो सके। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आर्कटिक रीजन के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे बर्ड्स, मैमल्स, ये सर्दियों के अंदर इनके मतलब कि जो फीदर या हेयर हैं, ये गिर जाते हैं, वहाँ पे सफ़ेद कलर के निकल आते हैं, और गर्मियों के अंदर वो ब्राउन येलोइश ऑरेंज शेड के अंदर आ जाते हैं। तो यही लोमड़ी के बाल जब गर्मियाँ आएंगी तो छोटे हो जाते हैं, मतलब जो बाल निकलते हैं वो छोटे होते हैं, इतने लंबे और थिक नहीं होते, और ब्राउन कलर के होते हैं। इसी तरह से जो उल्लू वगैरह यहाँ पे होते हैं वो सर्दियों में वाइट हो जाते हैं, गर्मियों में ब्राउन हो जाते हैं। यानी कि प्रेडेटर और प्रे दोनों अपने आप को मोल्ड करते हैं। तो ये लोमड़ी शिकार करती है बर्फ़ानी खरगोश का, वो भी सर्दियों में वाइट कलर का हो जाता है, गर्मियों के अंदर ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला की एग्जांपल है। इसको प्लेन्स ज़ेब्रा कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम इक्वस ब्रू सैली है। तो ये मशरक़ी अफ्रीका के अंदर सवानाज यानी कि घास के मैदानों में पाया जाता है। तो ये ऑर्डर कार्निवोरा का सब ऑर्डर पिनीपीडिया उसकी एग्जांपल है, इसको कैलिफोर्नियन सी लायंस कहा जाता है। तो साइंटिफिक नेम इसका जेलोफस कैलिफोर्नियंसिस है, यानी कि इसके नाम के अंदर भी इसकी लोकेशन। तो ये अपने ब्रीडिंग सीज़न के अंदर एक बीच के ऊपर साले समंदर के ऊपर इकट्ठे हुए हुए हैं, और इसके अंदर फोरग्राउंड के अंदर, यानी कि आपको सामने ये जो दो बड़े वाले एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ये और ये, इनके आपको मुंह भी खुले नज़र आ रहे हैं। तो ये मेल्स हैं जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ें निकाल रहे हैं और पोज बना बना के खड़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैमल्स के बिहेवियर के अंदर आती हैं, और इसका एक अलग लेक्चर इस चैप्टर में शामिल है। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स हो गया। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।